हेलो फेलोज, आप जानते होंगे कि कुछ लोग होते हैं बहुत आउटस्टैंडिंग होते हैं फाइनल ईयर में भी, हाउस जॉब में भी, उसके बाद ट्रेनिंग में भी। काफ़ी प्रोफेसर्स उनकी तारीफ़ें करते हैं, उनको खुद भी पता होता है कि बहुत अच्छे हैं वो और काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट करते हैं पेशेंट्स की। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट, जब FCPS 2 क्लिनिकल एग्ज़ाम की बारी आती है तो अनफॉर्चुनेटली एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते। मतलब ये है कि आप लोगों को ये तो शायद अंदाज़ा होगा कि एग्ज़ाम पास कैसे करना है, लेकिन आपको नहीं पता कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से आपका एग्ज़ाम इतनी अच्छी तैयारी के बावजूद रह जाता है। क्या आपको अंदाज़ा है? अगर नहीं है तो आज का यही टॉपिक होगा हमारा, और इसमें हम फुल कंप्लीट डिटेल्स में ही बात करेंगे। और इसको देखने के बाद आपको वो तमाम चीज़ें पता चल जाएंगी जिसकी वजह से आप अल्लाह ना करे एग्ज़ाम में जो है फेलियर आपको आ सके। आप इंशाल्लाह अगर ये चीज़ें रेक्टिफाई कर लेंगे जो कि मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, तो होपफुली आप जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, राइट। तो बेसिकली पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इस टॉपिक का आइडिया मुझे कहाँ से आया। आप जो लोग मुझे जानते हैं और मुझसे इंटरेक्ट करते हैं, काफ़ी उनमें से लोग मुझसे पूछते रहते हैं और काफ़ी कमेंट करते रहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो उनमें से एक, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, एक कैंडिडेट ने मुझे बताया कि सर, आई वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन माई कॉलेज ईयर्स। और उन्होंने मजीद ये बताया, ये मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ, कि मेरी सिलेक्शन हो गई, मैंने USMLE किया हुआ है, बट ड्यू टू द फैक्ट कि मुझे मैथ्स नहीं मिला, मैंने ट्रेनिंग को परस्यू किया FCPS का, और उसमें भी इंटरनल मेडिसिन को। मेरे जितने भी एग्जाम्स हैं इंक्लूडिंग MRCP पार्ट 1, पार्ट 2, और पैसे तो उन्होंने नहीं दिए थे। IMM और इसके अलावा जितने भी एग्जाम्स हैं वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हुए। और जब मेरा FCPS क्लिनिकल पार्ट 2 का एग्जाम था तो अनफॉर्चुनेटली आई वाज अनेबल टू नेल इट। और मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे गाइड करें, राइट। तो उसी हवाले से मैंने बताया कि क्या ऐसी वजूहात होती हैं कि कोई एस्पिरेंट, डिस्पाइट कि उनका क्लिनिकल एक्यूमेन इतना अच्छा हो, उनकी थ्योरेटिकल नॉलेज इतनी अच्छी हो, वो कॉलेज ईयर से ही टॉपर्स में रहे हों, और वो जब FCPS एग्जाम की बारी आती है उसमें अपेयर होते हैं तो वो पास नहीं हो सकते। वेल, ये काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है, और अगर आपको इसी में ही जानना है, इसी के बारे में जानना है कि क्या ऐसी वजूहात हैं, तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा। और वंस अगेन थैंक यू सो मच, आप लोगों का जो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है। मेरी वीडियोस को आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, लाइक करते हैं, और मुझे अपनी फीडबैक से आगाह करते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, जो कुछ टॉपिक्स हैं या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उनका पूछते रहते हैं, ठीक है। तो उससे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर आकाश है। आई एम माई सेल्फ क्लिनिकल एस्पिरेंट ऑफ पार्ट 2 एग्जाम FCPS, और अभी मैंने एग्ज़ाम भी अपीयर हुआ था उसमें, एंड उसके हवाले से भी अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं एक कोट से। वो कोट ये कहता है कि आई हैव नॉट फेल्ड 10,000 टाइम्स, आई हैव सक्सेसफुली फाउंड 10,000 वेज दैट विल नॉट वर्क। ये जी कौन से साहब ने कहा था? थॉमस एडिसन ने। वो बल्ब इजाद नहीं किया हुआ, उन्होंने ये बताया हुआ था। तो इसके बारे में ज़रा सोचें कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। उससे पहले स्टार्ट मैं यहीं से लूँगा कि अभी यूजली जो लोग हैं वो अपीयर हो रहे हैं और उनकी डेट्स डिले हो गई हैं, जून में उनके एग्ज़ाम्स हैं, और मैं बेसिकली आज 4 जून है और मैं वीडियो बना रहा हूँ, राइट। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अनफॉर्चुनेटली मेरी तरह ए से नाम शुरू होता है, और वो शुरू में ही उनको जो है ना मशीन के अंदर डाल के रोस्ट कर दिया जाता है, और उनको टाइम भी नहीं मिलता कि संभलें, सांस लें, राइट। और कुछ लोगों का उनमें से पास हो जाता है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप डिज़र्व करते थे, अल्लाह ने आपके लिए वसीला साजी की और आप पास हो गए। लेकिन जो लोग पास नहीं हुए, ठीक है, तो उनका क्या कसूर था, क्या वजूहत थी? क्या वो लोग क्लिनिकली साउंड नहीं थे, या उनकी नॉलेज में कहीं कमी बेशी रह गई थी? क्या ऐसी वजूहत थी? तो इसके बारे में स्टार्ट करते हैं कि पास जो करता है एग्ज़ाम, अगर आप उनसे पूछो कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस जी, मुझे कोई टिप्स वगैरह दें, तो वो आपको हमेशा यही बोलेगा ना कि जी बस अल्लाह का करम हुआ, और बस आपको मैं बता दूं अल्लाह का करम हुआ, मेरी कोई इसमें वो नहीं है। या दूसरी अप्रोच ये होती है कि जी मेरा तो रेडमॉट सिंड्रोम आ गया था, मेरा तो बटक्यारी सिंड्रोम आ गया था, मैंने एग्जामिनर को फलां बात की, मैंने फलां CMDT से चीज़ निकाल के दी और उसमें वो इम्प्रेस हो गया और उसने मुझे पास कर दिया। या कुछ लोग होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि मेरी लक थी, मेरी नॉलेज थी, क्या थी। मतलब पास करने वाले को पता नहीं है कि वो पास क्यों कर रहा है, राइट। और दूसरी तरफ जो लोग एग्जाम अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पाते, उनसे पूछो यार मेरा एग्जाम सेंटर लाहौर था, मेरा एग्जाम सेंटर इस्लामाबाद था, या मुझे तैयारी का टाइम नहीं मिला, ठीक है, मुझे समझ ही नहीं पड़ी, मेरे एग्जामिनर्स बड़े रूड थे। हर सेंटर के कुछ पेट एग्जामिनर्स होते हैं जो कि मशहूर होते हैं, उनका एक पर्सोना डेवलप कर दिया जाता है कि जी वो अगर आ गए ना तो आपका पास होना नामुमकिन है, राइट। हर सेंटर्स में नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप लोगों को भी आइडिया होगा। इस तरह कराची सेंटर में, लाहौर सेंटर में, जो 3 सेंटर्स हैं बड़े, राइट। तो उनको समझ ही नहीं आती कि वो फेल क्यों है। वो कहते हैं कि एग्जामिनर्स की गलती थी, या आई वाज हैविंग अ बैड डे, या वो कहते हैं कि जी मेरी तैयारी सही नहीं थी, या वो ऐसे ही गपशप के लिए गए थे। उनका बेसिक एम ये था कि पहली दफ़ा तो मैं टॉक्स क्लियर कर दूंगा
और उसके बाद जो है आगे जाके मैं पार्ट जो क्लिनिकल्स हैं वो क्लियर करूंगा। और मजे की बात ये कि उनका टॉक्स भी क्लियर नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें, तो कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं, 5 मैंने रूल आउट किए और एक एडिशनल है जो कि एंड ऑफ द वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो मैं आपको पहले ओवरव्यू दे देता हूं कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, राइट। सबसे पहली मिस्टेक है वो है लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है। नंबर 2 पे आता है फियर ऑफ एग्जाम एंड फेलियर। नंबर 3 पे है प्रॉपर प्लानिंग, लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, या आप कह सकते हैं पुअर प्लानिंग, राइट। नंबर 4 पे है पुअर प्रैक्टिस। नंबर 5 पे है पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स। और जो नंबर 6 है वो मैं एट द वेरी एंड बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस से। आपके सुपरवाइजर्स होते हैं, ट्रेनीज होते हैं, सीनियर्स, आपके कोलीग्स होते हैं, यूजुअली आप उन्हीं से गाइडेंस लेते हैं ना कि यार हमें गाइड कर लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या तो उनको एग्जाम किसी को गाइड करना नहीं आता, या तो वो गलत गाइड करते हैं। फॉर इंस्टेंस, आप जब अपने ट्रेनिंग के दौरान होंगे, आपको हर कोई कहेगा जी कौन सी बुक पढ़ूं भाई, आप CMDT जो है ना आपने रट लेनी है भाई। आपको क्या पता है, क्या आपको ये इस बात का अंदाजा है? मेरे पास स्कीम्स हैं, आई विल डेफिनेटली मेकिंग अ separate video for the marks distribution in long cases and short cases and even in talks। तो आप लोगों को क्या ये पता है, ये बात, सॉरी, आप लोगों को ये बात का क्या अंदाज़ा है कि इमर्जिंग ट्रीटमेंट के सिर्फ 5 मार्क्स हैं और मेन मार्क्स जो मार्किंग्स हैं वो होती हैं आपकी प्रेजेंटेशंस पे। लॉन्ग केस की बात कर रहा हूँ। हम लोग जो है प्रेजेंटेशन पे तो फोकस ही नहीं करते, हम एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं, लगे होते हैं वार्डों में, सुबह से लेकर शाम तक जा रहे होते हैं, लेकिन हमने प्रेजेंटेशन किसी को सुनाई नहीं होती या कोई सुनने को बॉदर नहीं करता। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है कि आप प्रैक्टिस करते हो, आप कहते हो यार हाँ हमारे पास एक कुलीग होना चाहिए जो हमारा दिन रात का साथी हो, हमने पास होना है तो 7 पास होना है, फेल होना है तो 7 फेल होना है। भाई उसकी नॉलेज क्या ऑप्टिमम है, क्या वो इस लेवल का है कि वो आपको जज कर सके? और इसमें फिर उसको आपको पता भी नहीं है ना क्या उसकी सिंसेरिटी लेवल किस तरह है। वो आपको उसको पता होगा बैक ऑफ द माइंड में कि यार इस बंदी की गलती है, लेकिन शायद वो इसलिए आपको बैश नहीं कर रहा होगा क्योंकि उसको लग रहा होगा कि यार ये बेचारा डिस्करेज हो जाएगा, या वो इसलिए नहीं कर रहा होगा कि क्या उसको लगता होगा कि यार ये पॉइंट तो मैंने सीखा है बुक से या सुपरवाइजर से, यही कोई बहुत अच्छी जगह से, तो मैं इसको क्यों बताऊं, राइट। तो प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती। सुपरवाइजर्स जो हैं उन्होंने अपना क्लिनिक चलाना होता है, ज़्यादातर कराची से लेकर पेशावर तक। ज़्यादातर अनफॉर्चुनेटली ये है कि उन्होंने अपने आपको बिल्कुल एक मेडिकल ऑफिसर बनाया होता है। आप जाते हो, बड़े खुश होते हो, कहते हैं भाई ये पेशेंट है और ये मुझे कल सुनाना। पूछ तो लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं है यार आपने पूछने का जो हक है ट्रेनिंग में ट्रेनीज का है कि वो सुपरवाइजर से पूछें। लेकिन अगर कोई बेचारा हिम्मत करके अपने सुपरवाइजर से कोई सवाल पूछता है ना, वो 10 सवाल और पूछते हैं। क्या आपको पहले ये आता है, ये फिजियोलॉजी आती है, पैथोलॉजी आती है, क्या आपको ये चीज़ आती है? ये नहीं आता, पहले ये पढ़कर बताएं फिर उसके बाद मुझसे पूछें। आप लोगों को तो आते नहीं है, पता नहीं कहाँ से आप लोगों ने MBBS कर लिया, पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं आप लोग, ठीक है। तो बेचारा उधर ही जो है ना उसका जितना थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस ने गेन किया होता है ना, तो वो आपस में इधर उधर देख रहा होता है। 40 जो हमारे राउंड में लोग होते हैं, नर्सिंग स्टाफ और हाउस ऑफिसर्स और जूनियर TMOs, उसमें उनकी जो है ना उसका इज्जत का फालूदा बन जाता है। तो उसकी ज़िंदगी में ये कभी लम्हा आते ही नहीं कि वो अपने सुपरवाइजर से, तो जो भी कुछ सीखता है वो अपनी मेहनत के बलबूते सीखता है। या कभी ऐसा होता है कि पैसिवली लर्निंग हो जाती है आपके, कभी कभी अच्छे भी लोग मिल जाते हैं, अच्छे लोग भी हैं ना, जो आपके वार्ड के अपने TMOs होते हैं, सीनियर्स, वो आपको गाइड कर लेते हैं। तो मकसद ये कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। प्रॉपर गाइडेंस के लिए आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, ये सबसे टॉप फैक्टर है ना। प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं है तो फिर आपको क्या आगे एग्जाम में क्या मुंह लेके जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे TMOs को ये पता नहीं होता कि लॉन्ग केसेस शॉर्ट केसेस के मार्क्स क्या होते हैं और एग्जाम को क्या होता है। मतलब उनका जहन उस वक्त काम करना शुरू होता है जब उनका डिसर्टेशन एक्सेप्ट होता है। उसके बाद जब एग्जाम में बैठते हैं तो फिर इधर उधर लोगों से पूछते हैं कि अच्छा ये लॉन्ग केस होता है। और मैंने ऐसे लोग भी, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो कि जिनका जो फर्स्ट लॉन्ग केस था वो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर था, ठीक है। और उन्होंने जो है ना एग्जामिनेशन हॉल में अपना फर्स्ट लॉन्ग केस किया था। मतलब उन्होंने देखा था कि यार क्या होता है, यार देखते हैं कि क्या होता है हमारे साथ, पास होंगे फेल होंगे, कितने मार्क्स मिलते हैं। बहुत गलत है ये। तो प्रॉपर गाइडेंस कहाँ से मिलेगी, परेशानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह मेरी तो पूरी कोशिश है कि जितनी भी गाइडेंस मैंने लोगों से थ्रू पेड कोर्सेज या बुक्स से या अपने ऐसे जो सिंसियर अपने सीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, उनसे सीखी या सीनियर TMOs से सीखी जो कि अभी स्पेशलिस्ट हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, तो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं ताकि ये जो नॉलेज है ना एक सेक्रेड और एक सीक्रेट नॉलेज ना रहे, ठीक है। फैलाएं ये, वो पुराना ज़माना चला गया कि जी आपके जहन में बात थी और आप जो है ना सीना बसीना ये बात अपने जो है ना सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स और एक्वेंटेंस को ही बताएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको बताना है क्योंकि मेरे नज़दीक मैं ये सोचता हूँ कि अगर आपकी इंटेंशंस सही होना तो आपकी जो मिस्टेक्स हैं ना उस पर भी अल्लाह पाक जो है पर्दा डाल लेता है, सॉरी। और उसमें ये होता है कि आप निकल जाते हो मक्खन की तरह आराम से स्मूथली, पता भी नहीं चलता। आपको पता होगा कि काफ़ी सिंसियर लोग हैं जो इतने अच्छे नहीं थे, क्लिनिकल साउंड नहीं थे, लेकिन वो ऐसी पोजीशंस पर हैं क्योंकि
उनकी एक तो नीयत अच्छी थी और लॉ ऑफ पॉजिटिविटी है ना, लॉ ऑफ गिविंग है, जो आप देते हो, जो आप लोगों को तकसीम करते हो, जिस चीज़ की गाइडेंस देते हो, अल्लाह पाक उसमें आपकी लसानियाँ ढूंढता है और आपके पास वो चीज़ दोबारा आ जाती है। तो लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस का जो जो फलसफा है, इंशाल्लाह इसके बाद नहीं होगा, आपके पास कोई भी बहाना नहीं होगा। कोई भी आपका प्रॉब्लम हो, आप जो है ना आराम से मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आई एम हेयर टू गाइड यू। अगर आपको टॉक्स में प्रॉब्लम है, लॉन्ग केस, शॉर्ट केस में, इवन आपको थ्योरी में भी है, तो उसके हवाले से कुछ मैंने वीडियोस बनाई हैं जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी मैं फर्दर बनाता रहूँगा, फिर स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल जीरो से इंशाल्लाह शुरू करेंगे, राइट। तो आपको इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। सेकंड जो चीज़ है जिसको मैंने सेकंड पे रखा है, उसकी वजह ये है, वो है क्या चीज़? फियर ऑफ फेलियर। आपको एग्जाम्स के जो FCPS 2 का एग्जाम है, इतना मुश्किल करके बताया जाता है भाई। इमर्जिंग ट्रीटमेंट्स आपको रटनी है, CMDT की जो वो जो माप ड्रग्स हैं उनका सारा नाम आना चाहिए, और वो मुझसे पूछा था, ये मुझसे पूछा था, मेरा इसलिए फेल हो गया कि मुझे इमर्जिंग ट्रीटमेंट्स नहीं आती थी, या लेटेस्ट रिसर्च जो हुई थी, आर्टिकल्स वो नहीं पढ़े थे। इतना जो है हाइप क्रिएट कर दिया जाता है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, और आप पहले एग्जाम देने से पहले ही डर जाते हो कि यार एग्जाम में क्या होगा। तो जब आप एग्जाम में पहली दफ़ा तो अपेयर होते हो ना, इसलिए कि आपको पता चले कि यार एग्जाम में क्या है, एग्जामिनेशन हॉल क्या है, सुपरवाइजर्स क्या होते हैं, तरीक़ेकार क्या होता है, मेरे कितने मार्क्स आएंगे। अगर आपको बिफोर हैंड ये चीज़ पता चल जाती तो डेफिनेटली आपका ये जो फियर ऑफ अननोन है, फियर ऑफ फेलियर है, फियर ऑफ फेलियर अलग चीज़ है, फियर ऑफ एग्जाम, फियर एग्जाम जो है आपका हट जाता है। अब मैं आता हूँ फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर बेसिकली हमारा यूजली सिस्टम जो है, जिसमें आपके पास 3 अटैम्प्ट्स होती हैं क्लिनिकल की, थ्योरी के बाद। अगर आपने पास किया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो फिर आपके जहन में होता है कि यार थ्योरी जो है मेरी रिपीट हो जाएगी, मेरा अंडरवर्ल्ड में क्या नाम होगा, ठीक है, माशरे में मेरी क्या इज्जत होगी, और मेरा अपना कॉन्फिडेंस कितना शैटर होगा। और कुछ लोग होते हैं बेचारे, उनके तो थ्योरी भी जो है 2-2 3-3 साल में क्लियर होती है, तो उनको लगता है फिर मैं 2-2 3-3 साल पढ़ूंगा और फिर मेरी जाके थ्योरी होगी। तो पहली बात तो मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि आपकी, मैंने बहुत ही कम, और आप लोगों ने बहुत कम लोग देखे हैं जिनकी थ्योरी क्लियर हो गई हो, जिनकी थ्योरी रिपीट हो और उनकी फर्स्ट टाइम में यूजली हो जाती है 80 to 90% ऑफ टाइम्स, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि उनकी दोबारा थ्योरी नहीं, आई डोंट नो, एल्गोरिथम फॉलो कर रहे हैं CPSP वाले कि यार इसने तो पहले दिया हुआ था तो चलो इसको ऐसी बराए नाम एग्जाम में डाल देंगे और इसकी थ्योरी जो है रिपीट करवा देंगे और उसको पास भी कर देते हैं। आई डोंट नो, या तो उनका नॉलेज इतना साउंड हो जाता है, प्रोफाउंड नॉलेज हो जाता है कि उन्होंने 3 दफ़ा तो एग्जाम के लिए पढ़ा होता है, क्लिनिकल एग्जाम्स के लिए, ठीक है, 1 दफ़ा पुरानी थ्योरी पढ़ी होती है, या ये बात है, या उनके क्वेश्चन बैंक्स जो हैं थोड़े से आउटडेटेड हो गए हैं, बार बार वही रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि एग्जामिनर के लिए तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन एज अ स्टूडेंट आप लोगों के लिए बड़ी मजे की बात है कि क्यू बैंक्स हैं जितने भी, और जितनी भी MCQ बुक्स हैं वो पाकिस्तान में उसी से ही तकरीबन 80 to 90% आ जाता है, और 10% होता है। और मजे की बात ये कि वो जो 10% जो आता है उसी में ही आपके मार्क्स बन रहे होते हैं। वो अगर आपने क्लियर कर लिया तो आप पास होते हो, नहीं होते तो आप फिर जो है ना वो क्या है 68% 70% आपका एग्रीगेट आ जाता है, और आपको बिल्कुल एज पे वो लोग फेल कर देते हैं, ठीक है जी। तो मकसद कहने का ही है कि फियर ऑफ एग्जाम नहीं होना चाहिए आपके जहन में। फिर लोग कुछ कहते हैं कि जी ये लक बेस्ड एग्जाम था जी, उस दिन आपका अगर अच्छा केस आ गया, इजी केस आ गया तो पास हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यार आप तैयारी तो ऐसी अच्छी करो ना कि इवन आपको मतलब थोड़े बेसिक टॉपिक्स आए, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, अप्रोच तो चेंज नहीं होगी ना। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अगर ILD किया है, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अगर CCF किया है, अप्रोच तो सेम है ना, आपने रूल आउट तो सब करना है, ठीक है। तो बात ये है कि एग्जाम का जो डर है वो अपना निकालें, और जो थ्योरी का जो स्पेसिफिक डर है ना, मैं आपको बिल्कुल गारंटी से बताता हूँ, बैक टू बैक अटेम्प्ट दें आप लोग, ठीक है, आपकी थ्योरी निकल जाएगी। मुझ पे छोड़े, नहीं निकली फिर मुझे आके बताएं, ठीक है, आप लोगों की निकल जाएगी, उससे बिल्कुल नहीं घबराना। आप लोगों ने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी करनी है, ये जो नहीं है चक्कर, ये फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हो जाना, सेकंड अटैम्प्ट में पास हो जाना, ये वाला नहीं करना आप लोगों ने। क्या फ़ायदा मिलेगा? जो फर्स्ट अटैम्प्ट में पास होगा उसकी फीस ज़्यादा होती है, या मतलब उसको जो है ना जॉब्स अच्छी जगह पे मिल जाती हैं, उसकी पे ज़्यादा होती है, भाई इतना कुछ नहीं, ये आपके जहन में है। या आपके जो कोई बॉदर भी नहीं करता कि आपने कौन से मेडिकल कॉलेज से पढ़ा है, MM आपका 7th अटैम्प्ट में हुआ था कि फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ था, FCPS 1 कौन से अटैम्प्ट में हुआ था, ये आपके जहन में अपने आपने जो है ना एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो इसको बॉदर करना छोड़ दें। अगर आपकी नीयत साफ है ना, नीयत क्या होनी चाहिए आपकी एग्जाम को पास करने की, कि यार मैंने एग्जाम को पास करने के लिए नहीं पढ़ना, मैंने इसलिए पढ़ना है कि कल को मेरे पास कोई पेशेंट है तो मुझसे अच्छा दुनिया में कोई बंदा नहीं होना चाहिए कि जो उसको ट्रीट करे। मुझसे अच्छा एटिकेट्स वाला, एथिकल बंदा, कम्युनिकेशन में स्ट्रॉन्ग बंदा कोई नहीं हो कि जो उसको ट्रीट करे। आपके जहन में ये सोच होनी चाहिए। तो यकीन करें, अगर आपके जहन में ये चीज़ें, तो आपको इंशाल्लाह अल्लाह भी हेल्प करते हैं और आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकलेगा। लेकिन अगर आपके जहन में ये सोच यार मैंने तो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना है, मेरा जो फैसल का है वो तो हो गया था, फारूक का हो गया था, जो है डॉक्टर साइमा का तो हो गया था, और लोग क्या कहेंगे यार ये तो इतना बड़ा जो है ना उम्र का हो गया, इसके तो दाढ़ी पे सफ़ेद बाल आ गए हैं, या वो कहेंगे जो इसके तो 4-4 बच्चे हो गए हैं और इसने अभी तक क्लियर नहीं किया, या ऐसी चीज़ नहीं है। ये आपके जहन में है, आपका जो कंपैरिजन है ना वो आपके साथ है, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, फियर ऑफ एग्जाम और फियर ऑफ फेलियर, ये दोनों चीज़ें हैं। ये जो डर है ना, ये अपने दिल से निकालें। वो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, तो यही चीज़ हो गई, राइट। आगे चलते हैं। तीसरी जो चीज़ है जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा, ना सिर्फ मुझे लगता है बल्कि अगर आप इस बारे में प्रॉपरली सोचोगे, अगर आपने एग्जाम दिया था
और अनफॉर्चुनेटली आपका क्लियर नहीं हुआ, या इवन अगर आपने पास किया और आप वीडियो देख रहे हैं, बहुत कम ही लोग होंगे जिनके पास इतना टाइम होगा कि FCPS पास करके FCPS रिलेटेड वीडियोज़ देखें। बहरहाल उनको ये चीज़ क्लियरली जहन में आएगी कि अगर उनका फेल हुआ ना, तो उसकी सबसे जो थर्ड मोस्ट बिगेस्ट वजह है वो है पुअर प्लानिंग। प्लान नहीं किया एग्ज़ाम। क्या मतलब है प्लान नहीं किया? यार प्लानिंग का जो है ना बहुत एक जो है सिलसिला बेसिकली ऐसा होता है कि प्लानिंग का मतलब ये है कि आपको पहले सबसे पहले पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम क्या है, एग्ज़ाम में कौन से टॉपिक्स आते हैं फ्रीक्वेंटली, एग्जाम में किस टॉपिक्स को, किस चीज़ों को ज़्यादा एज मिलता है, ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। बेसिक्स ऑफ एग्जाम्स क्या है कि मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर मैंने मिस कर दी तो मुझे फेल कर देंगे, कौन सी ऐसी चीज़ें अगर वो मिस कर दी तो मैं जो ना फिर भी पास हो सकता हूँ। तो पूरा आपने रिसर्च करनी है, ठीक है। और अगर आपको उसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो ऑन एवरी टॉपिक, बी इट टॉक्स और शॉर्ट केसेस, लॉन्ग केसेस, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो आपके जहन में ये होना चाहिए पूरा एक प्लान बनाएं। अगर आपको प्लान करने में मुश्किल हो रही है तो सॉरी मुझे बता दें, इंशाल्लाह आई विल डेफिनेटली हेल्पिंग यू गाइज। वैसे कितना ड्यूरेशन होता है, कितना टाइम लगना होता है एग्जाम को अच्छी तरह से प्रिपेयर करने के लिए, तो आई थिंक 3 मंथ्स आर इनफ, राइट। इससे ज़्यादा भी नहीं, इससे कम भी नहीं, ठीक है। 3 मंथ्स में आराम से हो जाता है। अगर आपका फॉर एग्जाम्पल टोक्स, शॉर्ट केस और लॉन्ग केस तीनों जो है वो एग्जाम जो है वो ड्यू है और आपने उसके लिए अपेयर होना है, तो 3 महीने आराम से हो जाते हैं। फिर प्रॉपर प्लानिंग करें कि यार भाई, अच्छा एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट में यहाँ पे एक जो है काफ़ी कुलीग्स हमारे ऐसे हैं कि वो बहुत अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं। वो समझते हैं कि यार ऐसा करूँगा मैं कि पहले जो है टोक्स क्लियर कर लूँगा फर्स्ट टाइम में, उसके बाद ऐसे ही मैं अगर टोक्स मेरे पास हो जाएगा ना तो ऐसे ही गपशप के लिए एग्जामिनेशन हॉल में चला जाऊँगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड टाइम में मैं जो ना शॉर्ट केसेस और लॉन्ग केसेस कर लूँगा तो मेरा तो बड़ा अच्छा क्लियर हो जाएगा। क्या आपको पता है टोक्स के एग्जाम आजकल उसकी जो इंटेंसिटी है काफ़ी डिफिकल्ट हो चुकी है। और बेसिकली टोक्स में अगर 12 स्टेशन हैं तो आपके 24 एग्जामिनर्स बैठे होते हैं, 24 प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर बैठा होगा। और वो जब आपसे कोई क्वेश्चन होगा ना, आपको कोई लीड देगा, बी एट एन एक्सरे, ठीक है, या ECG, तो वो कहीं ना कहीं से उसको क्लिनिकल टच जरूर देने की कोशिश करेगा। क्लिनिकल क्वेश्चंस पूछेगा। अगर आपने सिर्फ वो टोक्स की जो नहीं है हमारे मार्केट में बुक्स है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, चलो ले लेता हूँ, विजडम है, ग्रिप टू टोक्स है, केम है, इस तरह की बुक्स सिर्फ वही पढ़ ली ना, तो आप जो है ना वहाँ पे मार्जिन पे फेल हो सकते हो, पास नहीं हो सकते। मुझसे आप लिख के ले लें, ठीक है। उसमें वो डेफिशिएंट है, वो सिर्फ आपको एक गाइडलाइन देती है कि यार, ओरिएंट करती है आपको कि यार हाँ ये इस तरह के स्टेशन हो सकते हैं, लेकिन हर आने वाले टोक स्टेशन थोड़े बहुत चेंज हो रहे हैं। फॉर इंस्टेंस जो काउंसलिंग का सेशन था इस दफ़ा का, वो ये था कि ओबेसिटी के हवाले से था। सारों को पता है यार मेरा नाम डॉक्टर कास है और ये वो आप मुझे अपनी बीमारी के बाद में फलां 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 फलां, फिर आपको पता है कि आपकी इस तरह कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, उसके बाद कुछ दवाइयाँ हैं, उसके बाद आपने एक्सरसाइज करनी है, ये वो डायरी मेंटेन करनी है, ये करना है, वो करना है। पता है आपको उसमें क्या बताया हुआ था? उन्होंने पूछा क्या था? उन्होंने पूछा था व्हाट आर नॉन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट थेरेपी और ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर मॉर्बिड ओबेसिटी पेशेंट्स, मतलब सर्जिकल का पूछा हुआ था। अब चीज़ तो आउट ऑफ कोर्स है, लिखा हुआ है बैरिएट्रिक सर्जरी और वाई लूप और इस तरह की स्टमक बैंडिंग की और इस तरह की और जो चीज़ें, लेकिन हमारा एक तो ये है भी नहीं हमारा टॉपिक, लेकिन आपको आना चाहिए था, तो ठीक है। वो ऐसे स्टेशन होते हैं, उसके बारे में बाद में आएंगे, कुछ ऐसे स्टेशन होते हैं जो कि आपको सिर्फ तंग करने के लिए होते हैं। टोक्स की बात कर रहा हूँ। तो जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि प्लानिंग में सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूंगा, एंड डेफिनेटली बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। प्लानिंग में सबसे पहले जब आप डिसर्टेशन कंप्लीट होती है, एग्जाम के लिए अप्लाई करते हो, जिस वक्त आप थ्योरी के लिए पढ़ रहे हो ना, उसी वक्त आपके जहन में ही होना चाहिए कि भाई मैंने सिर्फ थ्योरी पास नहीं करनी, मैंने टोक्स भी निकालने हैं, शॉर्ट केसेस भी, लॉन्ग केसेस भी। तो भाई टॉपिक्स वही हैं, वही आपका सीलिएक डिजीज है या क्रॉनिक डायरिया, IBD वगैरह है, ठीक है। तो उसी वक्त आप जो है ना उसके क्लिनिकल पॉइंट्स देख लो, पेशेंट्स देख लो, उसकी आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से वो चीज़ रिटेन हो जाएगी, ठीक है। फिर डेफिनेटली उसके देखो, थ्योरी के लिए ज़्यादा MCQ की तरफ फोकस करो, टोक्स के लिए जो है जो पिक्टोग्राम्स हैं, जो ECG की पिक्चर्स हैं या एक्सरेज हैं, उसकी तरफ फोकस करें। इस तरह जो शॉर्ट केसेस, लॉन्ग केसेस हैं, उसमें फिर आप हॉस्पिटल डेफिनेटली जाना होगा, लेकिन शुरू से ही आपके जहन में आना चाहिए कि यार जो फॉर एग्जांपल कार्डियो है, हम कार्डियो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें ये है कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस है। अब उसका पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, थ्योरी भी पढ़नी है आपने, लॉन्ग केस उसी वक्त पढ़ें, उसकी टोक्स के पढ़ें कि यार कौन सी ऐसी ECG एओर्टिक रूट एब्सेस में कौन सी PR इंटरवल प्रोलॉन्गेशन जो होती है, तो वो सारा उसी वक्त आप पढ़ लेंगे। तो इंशाल्लाह आपको जो है ना, जब आपका शॉर्ट केस और लॉन्ग केस होगा ना, जस्ट आपको रिवीजन देनी होगी। तो एक प्रॉपर प्लान करके चलें, और इसके हवाले से मैं इंशाल्लाह एक सॉलिड प्लान बनाऊंगा उन लोगों के लिए जो कि थ्योरी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो टोक्स कर रहे हैं, लॉन्ग केस और शॉर्ट केसेस। तो पुअर प्लानिंग तीसरी बड़ी वजह है किसी के एग्जाम फेल करने में, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने बड़ी अच्छी तैयारी की थी, CMDT भी रटी हुई थी, और जो नहीं है वो जो 20 टॉपिक्स हैं, वो जो लॉन्ग केसेस के हैं और शॉर्ट केसेस के जो 20 टॉपिक्स हैं और इस तरह, और उन्होंने देखे हुए थे लेकिन फिर भी वो पास नहीं हुए, तो उनकी यही वजह आती है। ओके, अभी आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि कौन सी चौथी बड़ी वजह है, फोर्थ बिगेस्ट कॉज क्या है। फोर्थ बिगेस्ट कॉज क्या है? पुअर प्रैक्टिस। पुअर प्रैक्टिस मतलब ये है
कि आप लोग प्रैक्टिस तो कर लेते हैं, हॉस्पिटल्स में चले जाते हैं, ठीक है, कभी कभी, या कभी कभी ऐसा होता है कि आप प्रैक्टिस भी नहीं करते। आजकल जो है बड़ा ट्रेंड निकला हुआ है जी, ऑनलाइन कोर्सेज, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप सबको पता होगा ऑनलाइन कोर्सेज, आप 15,000 दो, 20,000 दो, 3 महीने के कोर्सेज हैं, रात को 9 से 10 या 9 से 11 जो है ना, खातून या बहुत अच्छे मुअज़्ज़ज़ जो है ना कंसल्टेंट आप पढ़ा रहे होते हैं। पूरी दुनिया से आप जब थके हो हारे आते हो ना, तो वो आप सुन रहे होते हो, फिर पहले तो 5, 10, 15 मिनट में जो इतनी स्लो पेसेस से जो बातें हो रही होती हैं, आपको नींद ही आ जानी है, नहीं आती। क्यों? अगर नींद ना भी आए ना, तो आप कहोगे यार बस ठीक है ना, इसकी तो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, मैं ले लूँगा, या तो मैं रिकॉर्डिंग पे लगा लूँगा, ठीक है, मैं कल सुन लूँगा, कि कौन सी इतनी बड़ी वजह है, किसी ने नोट्स बनाए होंगे वो देख लूँगा। उससे आपका एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला, ठीक है। वो जो 2 घंटे हैं, अगर आप फॉर एग्जाम्पल अपनी सेल्फ एवोल्यूशन में लगाएं, या आप हॉस्पिटल सिर्फ चले जाए ना, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। प्रैक्टिस का मैं ये बताता हूँ कि जब मैं प्लान आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, उसमें आपने सोचना ही है कि आपके लिए जो एग्जाम डे है, वो एग्जाम डे लगे ही नहीं। कैसे हो सकता है ऐसा? एग्जाम डे फॉर एग्जाम्पल आपके 4 शॉर्ट केसेस होते हैं, एक लॉन्ग केस। अगर आप रोजाना 4 शॉर्ट केसेस करें, एक लॉन्ग केस करें, तो आपको क्या लगता है, आपको एग्जाम डे में कोई टेंशन होगी? नहीं। अब जिस दिन आप वार्ड जाते हो, ये किसी बीएचयू में आप काम करो, फिर उसके बाद इवनिंग में आप जो है जाते हो हॉस्पिटल का चक्कर लगाते हो, यार 4 शॉर्ट केसेस करो, कितने 5-5 मिनट के होते हैं, उसी में ही करो। आपके साथ आपका कोलीग होगा या जो भी, तो वो आपके साथ आपका उसको प्रेजेंटेशन कर दो, वो उसमें वाइवा कर लेगा। जब आप रोजाना इस तरह करो ना, आप यकीन जाने आपका जो एग्जाम डे है वो आपको एग्जाम डे नहीं लगेगा। आप कहोगे कि यार यहाँ पे तो मैं पेशेंट चेक करने आया हूँ एज अ कंसल्टेंट, भाई मुझे तो इतना आता है। फॉर इंस्टेंस अगर जस्ट और कुछ नहीं करो, 4 शॉर्ट केसेस करो, 1 लॉन्ग केस डेली, वो आपका कुलीग है वो भी करे, कितने हो गए जी? 8 शॉर्ट केसेस हो गए, 2 लॉन्ग केसेस हो गए। इसको मल्टीप्लाई कर दें 30 डेज पे, अगर लास्ट 1 मंथ भी करते हैं तो कितने केसेस बन जाते हैं? आई एम रियली बैड एट कैलकुलेशन, इसीलिए मैंने मैथ्स नहीं ली थी, इंजीनियर नहीं बना था, डॉक्टर बना था। लेकिन आप खुद ही कर सकते हैं। आई थिंक हज़ारों में होंगे शायद। 8 इंटू 30 इज इक्वल टू 240। 240 तो शॉर्ट केसेस हो गए आपके, और इस तरह जो है आपके 60 लॉन्ग केसेस हो गए, तो 350 केसेस हो गए यार। डिफरेंट डिफरेंट बीमारियों के बारे में आपने डिफरेंट एंगल से, और यकीन जानिए जब आप कोई पेशेंट देखते हैं, वो आपको जो है ना इस तरह बैठता है आपके दिमाग में, जिस तरह उसका मुकाबला कर ही नहीं सकते आप। दुनिया की जितनी भी ईजिएस्ट बुक हो, इंडियन ऑथर्स ने लिखी हो, या कोई नोट्स हो, या कोई इवन यूट्यूब वीडियो, जब आप खुद ही एग्जाम में बैठे खुद ही एवेलुएट करते हैं, खुद ही प्रैक्टिस करते हैं, और आपसे कोई पूछता है, तो उसका कोई जो है ना वो नहीं है, अल्टरनेट नहीं होता, ठीक है। तो जो आपकी जो प्रैक्टिस है वो ऐसी होनी चाहिए कि आप जो है ना रिफ्लेक्सेस आपके स्ट्रांग हो, मसल मेमोरी आपकी बन जाए। हमारे प्रैक्टिस क्या होती है, हम जो है ना 10-15 दिन पहले जो एग्जाम सेंटर के आसपास जो है ना 4-5 या इवन 8-8 लोग जो है ना, वो एक बेड पे चल रहे होते हैं। दूसरा एक बंदा एग्जामिनेशन कर रहा होता है, और दूसरा बंदा उसको देख रहा होता है, और साथ मोबाइल में भी लगा होता है, और मौसम भी ऐसा होता है, लाइक एग्जाम की स्ट्रेस होती है, आप उसको देख रहे होते हो कि यार मैं एग्जाम में जाऊँगा तो मैं प्रोड्यूस कर लूँगा। नहीं, आपने मसल मेमोरी बनानी है। प्रैक्टिस लोग पूरे करते हैं, थ्योरी भी उनकी अच्छी होती है, सारी चीज़ें उनको पता होता है, वो ऐसे बस देख रहे होते हैं दिल को ऐसी, फॉर एग्जाम्पल वो दिल पे शोरी करने के लिए, ठीक है, कि यार बस इसने एग्जामिनेशन कर लिया ना, मैं क्या करूँगा, मैं इसमें कौन सी फाइंडिंग देख लूँगा, भाई ये पेटोमे के लिए तो है, तो बस है ना, ठीक है, मैंने देखी नहीं हुई क्या? नहीं, आपने जो है प्रॉपरली जो है अपनी मसल मेमोरी बनानी है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। पुअर प्रैक्टिस 4th थिंग थी। 5th चीज़ जो है तो आप लोगों के जहन में आ रही होगी, और आप बोल रहे होंगे कि डॉक्टर आकाश जो हैं उस चीज़ को नहीं मेंशन कर रहे, और मैंने इसलिए बोला था कि ये मैं लास्ट में बताऊंगा। इसके अलावा भी एक बात है, लेकिन ये बात जो है ना, आई थिंक 80% रोल प्ले करती है आपके एग्जाम सक्सेस में। जिन लोगों का ये चीज़ वीक होती है, तो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं क्लियर कर पाते हैं, ठीक है। बहुत कम लोग होंगे, बहुत ही रेयर एक्सेप्शनल केस होंगे जिनकी ये चीज़ वीक होगी, ये स्किल वीक होगा, और उसके बाद वो पास हो चुके होंगे, आपने नहीं देखे होंगे। तो एक जो बहुत कॉमन चीज़ है जो पास करने वाले लोग हैं, उनमें क्या चीज़ है कॉमन, क्या 5th थिंग है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। यस, कम्युनिकेशन स्किल्स जिनके स्ट्रांग होते हैं वो तो दुनिया की डिफरेंट चीज़ों में तरक्की तो हासिल करते हैं, कामयाबी तो लेते हैं, लेकिन इस एग्जाम में भी तो रोल है ना, और बहुत ही मेन रोल है इसमें। आप देख लें, थ्योरी में तो डेफिनेटली आपके एमसीक्यूज होते हैं, टॉक्स में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, शॉर्ट केसेस में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज की स्किल्स हैं, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन। लॉन्ग केस तो बिल्कुल कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी है ना सिर्फ आपने बातें करनी है, उसकी बात सुननी है पेशेंट की, और उसको जो है कमांड्स देनी है कि वो डिफरेंट डिफरेंट तरह से पोजीशन चेंज करे, एक्सपोजर करे, ठीक है। फिर आपने वो सारी चीज़ जो है ना एग्जामिनर के सामने बिल्कुल रख देनी है, उसको बड़ा एक प्यारे से फ्लो में बताना है, ठीक है, ताकि उसको क्वेश्चन पूछने का की नौबत ही ना है। या अगर वो फॉर एग्जांपल आपको तंग करने के लिए आर्ग्यू कर रहा है, तो जो है आप उसको इफेक्टिवली आंसर कर सको। अच्छा, एग्जामिनर्स आपको तंग करते हैं, सुना होगा, ठीक है, और कहते हैं लोग कि यार जो है एग्जामिनर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। वो कह रहे हैं तो बस कह रहे हैं, वो कहते हैं दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। बिल्कुल गलत है ये बात, ठीक है। वो आपको आपका कॉन्फिडेंस
जज करने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा टीज करेगा। क्यों? क्योंकि उसको एक ऐसा लड़का चाहिए, ऐसा बच्चा चाहिए होता है एज ए कंसल्टेंट, जूनियर कंसल्टेंट, कि यार वो उसके वार्ड में आए और जब वार्ड में आए और जब उसको फ़ोन करे, ठीक है, रात को जब वो सो रहा है कंसल्टेंट साहब, आपके प्रोफेसर साहब, तो आपको कोई कॉल आती है, जो भी है, कोई पेशेंट एडमिट करते, तो आपको सेफली फ़ोन करे कि जी हाँ जी चौधरी साहब आपकी जो है ना वार्ड में पेशेंट आया है, क्या क्या सूरत हाल है, तो वो बिल्कुल तसल्ली से सो जाए आराम से, आप जब उसको इतना अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन करो, ठीक है। या उसको पता हो कि यार मैं जब स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ ना ये फलानी कॉन्फ्रेंस में, तो मेरे जो है ना पीछे जो जितने भी सबऑर्डिनेट्स है, जितना मेरा जूनियर कंसल्टेंट है वो मेरा वार्ड चला देगा। तो उनको ऐसे ही बच्चा चाहिए ना कि जो सेफ हो, ठीक है। वो आपसे नहीं मांगते कि यार वो ऐसी जो है ना केस रिपोर्ट्स को भी डायग्नोज करो, वो ऐसा नहीं मांगते। वो आपसे ऐसा करते हैं कि यार सेफ डॉक्टर हो, आराम से जो है उसको एग्जामिनेशन पिक करने आती है, उसकी अप्रोच बड़ी अच्छी हो, उससे कोई चीज़ मिस ना हो। फॉर एग्जांपल एनीमिया का पेशेंट है और आपको कोई वजूहत नहीं मिल रही तो इंडोस्कोपी तक जाए, ठीक है, लोअर जीआई की, अपर जीआई की, इस तरह की और चीज़ें। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी नहीं होंगी ना, तो आप कैसे बता सकते हो कि आप अच्छे हो? कैसे आप बता सकते हो कि आप जो है ना आपको पास करना चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल्स ही बेसिकली चीज़ है ना जिससे आप अपने आप को अपनी नुमाइंदगी करते हो। एंड रिमेंबर, कम्युनिकेशन स्किल्स बोलने का, वोकल होने का, फ्लुएंट होने का नाम नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स में एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, लिसनिंग। आप एग्जामिनर की कमांड सुनते हो ना, कुछ लोग सुनते नहीं है, बस वो कुछ एक लफ्ज़ बोलते हैं आप शुरू हो जाते हो, एक बात करता है एक लॉन्ग केस में वाइवा के दौरान आप शुरू हो जाते नहीं। आपने लिसनिंग भी अच्छी करनी है। पेशेंट की लिसनिंग कोई नहीं करता, ठीक है, उसको तोते की तरह जो एमवीआर नोट्स हैं और दूसरे नोट्स हैं वो बस आप लगे रहते हो, बताते रहते हो, लेकिन आप जो है सुनते नहीं हो उसको, और इसी वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अच्छा कम्युनिकेटर अच्छा ना सिर्फ अच्छा स्पीकर होता है, अच्छा लिसनर होता है, रीडर और राइटर तो डेफिनेटली होता है। तो वही चीज़ें अगर आपको समझ आ रही हो, मैं आईएलटीएस या ओईटी की बात कर रहा हूँ कि उसमें आपकी जो कम्युनिकेशंस हैं वही चेक किए जाते हैं, आपकी अप्रहेंशन चेक की जाती है, आपकी जो ऑडिबिलिटी है वो चेक की जाती है। तो ये सारी चीज़ें, तो अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे आने चाहिए भाई? हमें तो दबा दिया जाता है हमारे ड्यूरिंग हॉस्पिटल राउंड्स में, हम कुछ बोल नहीं सकते, कैसे अच्छे किए जाएँ? कोई वही अगेन कोई अच्छा जो है ना दोस्त पकड़ो। और मैं दोस्त स्टडी पार्टनर, उसके हवाले से मैं कहता हूँ कि अच्छा स्टडी पार्टनर वो होता है ना जिसको सबसे कम नॉलेज होती है। जो सबसे अच्छी नॉलेज रखने वाला होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत लाइक होता है, लाइक फाइक होता है, वो कहेगा कि यार इस बंदे को तो ऑलरेडी चीज़ें आती हैं, वो आपको बताएगा ही नहीं, ठीक है। तो हम हमेशा जब भी कोई अपना पार्टनर रखें तो कोशिश करें कि उसका जो है ना आपसे थोड़ा सा लेवल, एकेडमिक लेवल थोड़ा सा कम हो, ताकि आप उसको बता सको, ठीक है। उसका भी, और उस आपके जहन में क्या होना चाहिए कि यार मैंने इसको उठाना है, मैंने इसको पढ़ाना है, ठीक है। रिमेंबर, टीचिंग इज़ द बेस्ट वे टू लर्न, राइट। तो आपने ये सारी चीज़ें करनी है, तो इस तरह आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगे। बाकी इसके अलावा जो है ना, आप जो है एक दूसरी टिप मैं दे रहा हूँ आपको कि आप के पास कोई पार्टनर वगैरह नहीं है, आप जो है ना अपनी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, और सुन सकते हैं उनको बार बार। इससे ना सिर्फ आपको टॉपिक याद हो जाएगा, बल्कि आप जो है ना काफ़ी अच्छी तरह से अपने आप को देख सकेंगे कि कौन कौन सी जो है ना आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या चीज़ वीक है। या अगर वो भी नहीं है तो आप जो है ना सिंपल मिरर के सामने खड़े हो जाएं और स्पीच देना शुरू कर दें। जो लोग डिबेटर्स रहे होंगे उनको पता होगा, उनको अंदाजा होगा, ठीक है। तीसरी चीज़ ये, कुछ लोग शाये होते हैं, एग्जामिनर के साथ आई कांटेक्ट नहीं कर सकते, पेशेंट के साथ नहीं कर सकते। उसकी टिप ये है कि आप उसकी आइज़ पे ना देखो, आप उसके बिल्कुल सर पे देखो। उसको लगेगा बेसिकली यही कि आप उसकी आइज़ में देख रहे नहीं, लेकिन आप उसको सर पे देख रहे हो, क्योंकि कभी कभी इंसान की जो आई कांटेक्ट बनाने में कुछ लोगों को शाइनेस होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और ग्रुप स्टडी करेंगे आप लोग, ग्रुप डिस्कशन करें। डेफिनेटली आपको मैं इंकरेज करूँगा कि अपने साथ अगर आपके ग्रुप में कोई फीमेल हैं उनको भी शामिल करें, ताकि आपकी शाइनेस, आपकी जो झिझक है वो निकले, और इंशाल्लाह आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएंगे। यहाँ पे एक पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल्स में कि हमारे जो केपीके के भाई हैं, मैं सेल्फ बिलोंग टू एन एरिया जहाँ पे पश्तो जो है नेटिव लैंग्वेज है। इसके अलावा जो बलूचिस्तान वाले हैं या सिंधी नेटिव्स हैं, ठीक है, उनकी जो है थोड़ा बहुत लैंग्वेज बैरियर होता है। जब वो एग्जाम सेंटर्स में जाते हैं वहाँ पे उर्दू बोलने वाले पेशेंट्स आ जाते हैं, तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं हिस्ट्री टिक आउट करने में, ठीक है। और वो उस तरह से एक फ्लो नहीं बना सकते जैसे कि जो नेटिव उर्दू स्पीकर है वो बना सकता है। तो उसके लिए ये मेरी तरफ से तो यही है कि जब आप फॉर एग्जांपल केपी के साइड में हॉस्पिटल्स में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं पेशावर में, तो आपको करें, डेफिनेटली करें, लेकिन आप की कोशिश ये होनी चाहिए कि आखिरी 20 से 25 दिन या 2-3 हफ्ते आपने उस सेंटर के आसपास गुजारने हैं। ना सिर्फ आपको पेशेंट्स का अंदाज़ा होगा, वही पेशेंट्स आपके यूजुअली उठा के दे जाते हैं, आ जाते हैं एग्जाम्स में, राइट। ना सिर्फ वो होगा बल्कि आपको जो है ना एक अच्छा आपका फ्लो डेवलप हो जाएगा। और कोशिश करें कि आप अगर फॉर एग्जांपल अपनी नेटिव लैंग्वेज में अपने पार्टनर के साथ बोल रहे हैं, वो ना बोलें, या तो इंग्लिश इस्तेमाल करें या उर्दू इस्तेमाल करें, या अगर उससे हिस्ट्री भी ले रहे हैं, बता भी रहे हैं, तो उर्दू में बात करें, ताकि आपकी थोड़ी बहुत उर्दू इंप्रूव हो जाएगी। बहरहाल ये जो लैंग्वेज बैरियर है, जो हमें लगता है कि यार मैं तो पठान हूँ भाई,
मेरा तो जो है ना उधर दिमाग ख़राब हो जाएगा, मुझे तो उर्दू भी नहीं आती और मुझे पित्ता और तिल्ली का तो पता ही नहीं है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप उधर जाते हो ना, एग्जामिनर को पता होता है, अगर वो जो है ना ख़ानदानी बंदा हो, नहीं भी हो तो डेफिनेटली इतना तो उसके जहन में होगा ना कि यार मैं इसको इसलिए फेल नहीं करूँगा, इसने बेचारे ने CMDT पूरी पढ़ी हुई है लेकिन इसको पढ़ता नहीं आती। ऐसे कभी नहीं होता कि उसको आपको फेल करते हैं, आपको वहाँ पे अल्लाह की तरफ से उर्दू आ ही जाती है, निकल जाती है। ऐसी ऐसी उर्दू के जो कि एग्जामिनर को नहीं पता चलता, क्योंकि हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं ना, जिस चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे होते हैं वही चीज़ आपकी आखिर में जो है ना निकल रही होती है। एग्जाम डे में आपकी काफ़ी चीज़ें ऐसी निकलेंगी कि आप हैरान रह जाओगे, प्रोवाइडेड ये कि अगर आपकी 3-4 जो पहले मैंने मिस्टेक्स बताई वो आपने रेक्टिफाई की हों। तो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, आप लोग भी थोड़े थोड़े से बोर हो गए होंगे, और डेफिनेटली जो दुनिया का सबसे बोरिंग टॉपिक है वो है मेडिसिन, और फिर उसमें एग्जाम्स, और उसमें फिर FCPS 2 का एग्जाम, तो मैं नहीं चाहता। और मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि यार एग्जाम में थोड़ा सा लाइट एंड नोट पे, बड़ा फ्रेंडली, यूज़र फ्रेंडली दोस्तों की तरह आपसे बात करूँ, ताकि आप मुझे सुन सको, ठीक है, और आपको समझ भी आए, रादर देन कि मैं आपके सुपरवाइजर्स की तरह या एक जो है ना ओल्ड स्कूल वाले बंदों के साथ तरह बात कर रहा हूँ, उनके आपको ना इंटरेस्ट रहे ना आपको मेरी बात समझ आए। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी काफ़ी इफेक्टिवली। ऑलराइट, 6 नंबर जो चीज़ है बहुत इम्पॉर्टेंट है, सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन 6 वाली चीज़ है ना, फॉर एग्जाम्पल ये अगर ना हो ना आपके पास, तो आपको तो क्लियर होने वाला नहीं है एग्जाम। आप कुछ भी कर लो, शर्त लगा लो, वो क्या है? लैक ऑफ मोटिवेशन। क्या? लैक ऑफ मोटिवेशन, राइट। आपके जहन में पास करने की जो है ना चाह ही नहीं है ना, आप पास ही नहीं करोगे। जब आपके जहन में अल्केमिस्ट आपने बुक पढ़ी होगी, जिस चीज़ को आप सच्चे दिल से चाहते हो, ये मेरे ख्याल से शाहरुख खान की मूवी का भी जो है ना डायलॉग था, जिस चीज़ को आप सच्चे दिल से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो बात सही है भाई, मोटिवेशन होनी चाहिए FCPS पास करने के लिए। अब मोटिवेशन कहाँ से उठा के लाएं? पहले तो ये कि जी FCPS एग्जाम करके भी तो हम MO ही बनेंगे ना, या FCPS करके भी तो जनरल मेडिसिन में ही किया है तो भाई स्पेशलिस्ट दुनिया के बैठे हुए हैं, सुपर स्पेशलिस्ट है तो हमारी क्या होगी? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जर्नी चाहे जितनी भी लंबी हो, जितनी भी एक मंजिल हो दूर, शुरुआत हमेशा एक कदम से होती है, वो आपने स्टेप लेना है। आप दुनिया के जितने भी एग्जाम पास कर लो ना, अगर आपने 5-4 साल ये ट्रेनिंग की हुई है ना, और आपका FCPS क्लियर नहीं हो रहा ना, आप यकीन जाने आप इनकम्प्लीट रहेंगे। ये आपने क्लियर करना है, ये आपके साथ जुड़ा हुआ है, अल्लाह ने आपके साथ जोड़ दिया है। इसी को तो क्लिनिकल कर्स कहते हैं ना, इसलिए तो मैंने अपने चैनल का नाम क्लिनिकल कर्स रखा है कि इट्स अ कर्स, इट्स अ बर्डन। ये आपने करना है, आज करना है, 10 साल बाद करना है, 20 साल बाद करना है, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन करना है। और जितना जल्दी निकालेंगे ना तो उतना ही अच्छा होगा, फारिग हो जाएंगे। बस और भी दुनिया में गम है, और भी दुनिया में काम है करने के लिए, सिर्फ एग्जाम्स तो नहीं देने ना, सिर्फ FCPS के एग्जाम्स के पीछे पड़े हैं। तो आपने ये चीज़ करनी है, और मोटिवेट रखना है अपने आप को। और अगर आपको मोटिवेशन में प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह ऑन एवरी वीकेंड आई विल बी मेकिंग सर्टेन मोटिवेशनल वीडियोस, आई विल बी शेयरिंग सर्टेन स्टोरीज। जो लोग काफ़ी जो थे कम्युनिकेशन स्किल्स में वीक थे, कुछ लोगों का पार्टनर्स नहीं थे, कुछ लोगों की पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी लेकिन वो लोग पास हुए, तो मैं आने वाली सीरीज़ में डेफिनेटली आप लोगों के साथ उन लोगों को शामिल करूँगा, और उनके एक्सपीरियंस को भी शेयर करेंगे कि यार वो लोग इतने मसले मसाइल के बावजूद पास कैसे हुए, राइट। और मैं कोशिश करूंगा कि जो प्रॉपर हमारे CPSP के एग्जामिनर्स हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाए, और उनसे पूछा जाए कि यार आप हमसे चाहते क्या हो भाई, मसला ही क्या है, मसला क्या लाहौर सेंटर में क्यों? लाहौर वाले जो है ना मुझे काफ़ी कमेंट कर रहे होते हैं कि लाहौर सेंटर में पासिंग रेशो कम है भाई, इस्लामाबाद में फड़का दिए, कोई दर्जन दर्जन बंदे जो है ना वो पास कर देते हैं, कराची में पास होते हैं, लाहौर में क्या मसला है? ठीक है, क्या क्या ऐसी बात सही है या नहीं, गलत है, जो भी है, तो उसके बारे में उनकी भी हम पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। इसके अलावा आपके जहन में कोई चीज़ हो तो आप बताएं, और मोटिवेटेड रखें अपने आप को। मोटिवेशन नहीं है ना तो कोई भी काम आप करोगे ना वो बेदिल होके, तो वो आपका नहीं होने वाला। दिल से काम करें, मोटिवेशन होके करें। तो मैं दोबारा रिकैप कर लेता हूँ। पहले तो ये है कि प्रॉपर गाइडेंस इंशाल्लाह मैं दूंगा, उसकी आप फिक्र ना करें। नहीं हुआ तो आप कोई सिंसियर बंदा ढूंढ लें, नहीं हुआ तो कुछ मेंटर्स हैं वो भी अच्छे हैं, अगर आपको वो डेडिकेट होके वो आपको मोटिवेट कर लें तो अच्छी बात है। नहीं हुआ तो आई एम देयर, कोई मसला नहीं है। जो भी आपने पूछना है आप मुझसे पूछें, आई विल बी डेफिनेटली बी गाइडिंग यू जितनी भी मेरी कैपेबिलिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली। सेकंड, जो फियर ऑफ एग्जाम है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। 15,000 का सबसे दुनिया का सस्ता एग्जाम है, राइट। MRCP 1.5-2 लाख रुपए का एग्जाम है, ठीक है, फिर आपको खाना भी खिलाते हैं अच्छा सा। तो भाई ये है कि फियर ऑफ एग्जाम अपने दिन से निकालें, फियर ऑफ फेलियर निकालें। फेलियर उस वक्त होता है ना कि जब आप समझते हो कि ये फेलियर है। वो कहते हैं ना इंपॉर्टेंट बात की, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, राइट। तो एक इंपॉर्टेंट कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि फेयर इज ओनली द अपॉर्चुनिटी टू फेलियर इज ओनली द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन मोर इंटेलिजेंटली। हेनरी फोर्ड गाड़ी वाले ने भाई कहा था। दूसरी बात ये एक मजे की बात है, फेलियर इज नॉट ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज पार्ट ऑफ सक्सेस। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और मैं जो दूसरा कोट मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में अगर आपको याद होगा वो मैं कहा होगा, वो ये है कि आई हैव नॉट फेल्ड 10,000 टाइम्स, I have not failed 10,000 times. I have successfully found 10,000 ways that will not work.
ठीक है। तो ये तो रिटर्न ही आ गई। इसमें लिखा हुआ था मेरा अपना ज़ाती हो, इफ़ यू वांट टू पास समथिंग यू नीड टू नो दैट हाउ विल बी यू बी फेलिंग दैट थिंग, और अगर आप उसमें फेल कैसे होते हो। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आपको नाकामी का भी पता होना चाहिए कि आप नाकाम कैसे होते हो। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट कंटेंट के साथ मैं हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अपने आप को जो है ना बिल्कुल रिलैक्स रखें। अगला एग्ज़ाम आने वाला है, और जो लोग जून के एग्ज़ाम एस्पिरेंट हैं डेफिनेटली बिल्कुल परेशान नहीं हो। अब मुझे पता है आप लोग काफ़ी मुझे कमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन आई विल बी डेफिनेटली मेकिंग गुड कंटेंट। और अपना भी ख्याल रखें, और अपने आसपास जो आपसे मुताल्लिका लोग हैं उनका भी ख्याल रखें। तो अल्लाह पाक आपका ख्याल रखेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।